डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैसेंजर आरएनए। इसे शॉर्टली mRNA भी कहा जाता है। जैसे कि अन्य आरएनए होते हैं टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, ये तीनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, अर्थात इनकी केवल एक स्ट्रैंड होती है। इसके कंपैरिजन में डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं जो आपस में डबल हेलिकल, एक कॉइल्ड होकर के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं, जबकि आरएनए की केवल एक स्ट्रैंड होती है, सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं। कुछ वायरसेस में एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा सकता है, बट सामान्यतया आरएनए की एक ही स्ट्रैंड होती है। The mRNA carries genetic information from DNA to ribosome present in the cytosol where it is used as a template for protein synthesis. mRNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। ये चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनकी सीक्वेंसेस होती हैं। इनके क्रम हर mRNA में अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं और अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण इनके क्रम पर ही आधारित होता है। तो ये डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को साइटोसोल यानी कोशिका द्रव्य में ले जाते हैं। वहाँ पर राइबोसोम्स और टीआरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, जिसे ट्रांसलेशन या अनुवादन कहा जाता है। mRNA इज़ फर्निश्ड विद जेनेटिक कोड मैसेज एज सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं और ये त्रिक के रूप में यानी ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, जिन्हें कोडोन्स कहा जाता है या जेनेटिक कोड कहा जाता है। ये मैसेज है, इसी मैसेज को वो डीएनए से लेते हैं और साइटोसोल में ले जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ईच कोडोन कंसिस्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ बेसिस। कोडोन क्या है? कोडोन क्षारों का जो क्षार हैं, नाइट्रोजन बेसिस हैं, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल जो हैं, इनके त्रिक यानी ट्रिपलेट, तीन के ग्रुप का जो एक तीन नाइट्रोजन बेसिस का एक ग्रुप एक कोडोन होता है और प्रत्येक कोडोन एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित करता है। जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड्स सामान्यतया यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। मतलब कोई एक जो कोडोन है वो अगर बैक्टीरिया में किसी एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित कर रहा है तो वो सभी अन्य जीवों में, चाहे वो प्लांट्स हो, वनस्पति हो या फिर कोई यूकैरियोटिक हो, कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य हो या कोई चींटी हो या कुछ भी, कोई भी जीव जंतु है, उन सब में सामान्यतः वो वही अमीनो एसिड कोड करेगा। जैसे कि AUG है, AUG यानी एडेनिन, यूरासिल एंड ग्वानिन। AUG त्रिक के क्रम में है तो ये मिथ्योनिन को कोड करता है और ये आरंभन कोडोन है, इनिशिएशन कोडोन है, जहाँ से ये मतलब शुरुआत इसी कोडोन से होती है प्रोटीन संश्लेषण की। तो ये हर जगह ये मिथ्योनिन को ही कोड करता है। AUG हमेशा मिथ्योनिन को ही कोड करेगा, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, बैक्टीरिया हो या यूकैरियोट्स हो, मनुष्य हो या अन्य कोई जीव हो या वनस्पति हो। यानी जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। जेनेटिक कोड इज़ कोमालेस, त्रिक के क्रम में होते हैं, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होता। जैसे कि इनमें मतलब बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, लगातार ये चलते जाते हैं, लगातार तीन के क्रम में ये कोड्स जो हैं वो कोडित करते जाते हैं। नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ओवरलैप भी नहीं करते। त्रिक के क्रम में है तो ये नहीं है कि ज़रा सा भी आगे पीछे हो जाए, आगे पीछे होकर के त्रिक दोबारा से नहीं बनाएंगे। जो इनके विशिष्ट त्रिक क्रम है वो उसी क्रम में ही रहेंगे। द मैसेज ऑफ mRNA इज़ रीड कॉन्सिक्यूटिवली इन 5' to 3' डायरेक्शन। mRNA का जो मैसेज है वो 5' सिरे से 3' सिरे की ओर ही रीड किया जाता है, उसी क्रम में ही बढ़ा जाता है। ईच एमिनो एसिड इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक कोडोन, और प्रत्येक अमीनो अम्ल एक स्पेसिफिक कोडोन के द्वारा पहचाना जाता है। mRNA comprises only about 5% of the total RNA in the cell but is most heterogeneous type of RNA in cell varying in coding region। mRNA जो है कोशिका के अंदर जितना भी RNA है उसका 5% भाग बनाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा विषमांगी प्रकार का RNA होता है, क्योंकि इसमें ही नाइट्रोजन की अलग अलग प्रकार से क्रम में व्यवस्थित हुए होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करना है। तो इनमें नाइट्रोजन के क्रम भी अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होंगे।
तो ये सेल में बहुत ही हेटेरोजीनस टाइप का विषमांगी प्रकार का है, मतलब बहुत सारे mRNA इसमें टाइप्स में मिलेंगे। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA इज़ यूज फॉर कोडिंग mRNA। mRNA को कोड करने के लिए बहुत थोड़ा सा अमाउंट DNA की आवश्यकता होती है। mRNA एज अदर RNAs इज सिंथेसाइज्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन यूजिंग DNA टेम्पलेट। mRNA DNA को टेम्पलेट या सांचे के रूप में प्रयुक्त करते हुए अन्य RNAs का निर्माण अन्य RNA की तरह जो है वो निर्मित होता है, और इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक सेंट्रल डॉगमा, एक प्रोसेस होती है जिसके अनुसार DNA जो है वो DNA बनाता है। उस प्रक्रिया को प्रतिकृतिकरण कहते हैं, यानी DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन का मतलब है DNA से DNA का निर्माण। DNA रेप्लिकेशन में जो एंजाइम प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं DNA पॉलीमरेज एंजाइम। फिर DNA से RNA बनता है। DNA से RNA बनने की प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इसमें जो एंजाइम प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं RNA पॉलीमरेज एंजाइम। कभी कभी सामान्यतः ये होता है, लेकिन कभी कभी कुछ अपवाद स्वरूप कुछ वायरसेस, जैसे कि HIV का वायरस है या एड्स का वायरस है, उसमें एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स का मतलब है विपरीत और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है अनुलेखन। तो ये हमेशा नहीं होता, ये कुछ एक्सेप्शन या अपवाद स्वरूप कुछ वायरसेस में ही पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि HIV या एड्स का जो वायरस है, तो यहाँ पे ये RNA से DNA का भी निर्माण कर लेते हैं, परंतु सामान्यतः ऐसा नहीं होता। सामान्यतः DNA से ही RNA बनता है। ठीक है, और RNA से फिर प्रोटीन बनती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें कोई सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन सब एक ही जगह हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म ही हो जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में स्पष्ट केंद्रक होने के कारण रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो हैं वो दोनों प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? न्यूक्लियस में। जबकि अनुवादन या प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स, अब यहाँ से बात करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली वन RNA पॉलीमरेज एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द 3 RNA एज rRNA, mRNA और tRNA। प्रोकैरियोट्स में तीनों प्रकार के RNA के निर्माण के लिए केवल एक एंजाइम RNA पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। बट इन यूकैरियोट्स, लेकिन यूकैरियोट्स या ससीम केंद्रकी में तीनों प्रकार के RNA के निर्माण के लिए तीनों अलग अलग RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो rRNA का निर्माण या राइबोसोमल RNA का निर्माण करता है। RNA पॉलीमरेज 2 mRNA का निर्माण करता है, और RNA पॉलीमरेज 3 tRNA का निर्माण करता है। तो mRNA का निर्माण कौन सा एंजाइम करेगा? RNA पॉलीमरेज 2। इसके साथ साथ में कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। द DNA डबल हेलिक्स ओपन्स लोकली बाय RNA पॉलीमरेज एंजाइम एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है यूकैरियोट्स में, तो DNA की डबल हेलिकल संरचना जो है वो एक स्थान से खुल जाती है, और वहाँ पर RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर के जुड़ जाते हैं, जहाँ से RNA का निर्माण शुरू करना है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ वन स्ट्रैंड इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट। इट इज़ कॉल्ड एंटीसेंस स्ट्रैंड। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब DNA की स्ट्रैंड खुलती है तो केवल एक ही स्ट्रैंड से ही RNA का निर्माण करना है। तो एक स्ट्रैंड जो है जिससे RNA का निर्माण होगा, वो स्ट्रैंड एक सांचे की तरह काम करेगी, एक टेम्पलेट की तरह काम करती है। जो DNA की स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करती है उसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और दूसरी जो इसके सामने जो DNA की स्ट्रैंड है जो कुछ नहीं कर रही है, उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उस सेंस स्ट्रैंड में जो DNA की जो न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है, जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, बिल्कुल वैसा ही क्रम mRNA जो बन रहा है उसका होगा, केवल थाइमीन के स्थान पर यूरासिल होगा, क्योंकि दोनों ही उस एंटीसेंस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट हैं। वो कॉम्प्लीमेंट बेस सीक्वेंसेस ही जुड़ेंगे ना।
द RNA प्रोड्यूस्ड हैज़ बेस सीक्वेंस सिमिलर टू अदर स्ट्रैंड नोन एज सेंस स्ट्रैंड, मतलब जो दूसरी स्ट्रैंड है वो सेंस स्ट्रैंड कहलाती है और RNA और उस सेंस स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। मैसेंजर RNA फर्निश्ड विद जेनेटिक कोड, ये ट्रांसलेशन या प्रोटीन संश्लेषण जो है उसको दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये T जो है ये tRNA को प्रदर्शित कर रहा है। tRNA पे GAU जो जुड़े हुए हैं ये एंटीकोडोन्स हैं। ये एंटीकोडोन्स mRNA के कोडोन्स को रीड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग tRNA के 3 प्राइम सिरे पर जो CCA है उस पर उससे विशिष्ट अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। अमीनो एसिड tRNA से जब जुड़ा होता है तो उसको हम अमीनो असाइल tRNA कहते हैं। तो ये एंटीकोडोन के अनुरूप ही अमीनो असाइल tRNA आते हैं और जुड़ते हैं और धीरे धीरे अमीनो एसिड्स की पेप्टाइड चेन बनती जाती है जो कि फर्दर प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक mRNA में क्या अंतर है? In bacteria, mRNA live several seconds to few minutes, but in eukaryotes it live longer because it has to move out of nucleus in the cytoplasm for protein synthesis. बैक्टीरिया में mRNA बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये अपेक्षाकृत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। बैक्टीरिया में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, तो वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चालू हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो mRNA बन रहा है वो विदाउट एनी प्रोसेसिंग, बिना किसी रूपांतरण के उसका जैसे 5 प्राइम सिरा बन चुका है और 3 प्राइम सिरे से नए mRNA में न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, तो जो बन चुका है 5 प्राइम सिरा उस पर ट्रांसलेशन भी चालू हो जाता है। मतलब वहाँ पे राइबोसोम्स भी आ जाते हैं, tRNA भी आ जाता है और साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण भी चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, mRNA भी बन रहा है और जो mRNA बन चुका है वो ट्रांसलेशन या प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ चलते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। ये देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक mRNA की श्रृंखला है जिसमें ये स्टार्ट कोडोन है। स्टार्ट कोडोन जनरली AUG होता है जो मिथ्योनिन को कोडित करता है और स्टॉप कोडोन्स 64 जो कोडोन्स हैं उनमें से जो 61 तो हैं वो तो किसी न किसी अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, जबकि 3 ऐसे कोडोन्स होते हैं जो किसी अमीनो एसिड्स को कोडोन नहीं करते, उनको हम स्टॉप कोडोन्स कहते हैं, नॉनसेंस कोडोन्स कहते हैं। तो वो अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। तो स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के बीच का जो रीज़न है वो एक्चुअली प्रोटीन कोडिंग रीज़न है। इससे पहले यहाँ पे एक सीक्वेंस होती है जो येलो कलर में दिखाई दे रही है, इसे हम शाइने-डेल्गार्नो सीक्वेंस कहते हैं। ये शाइने-डेल्गार्नो सीक्वेंस जो है स्टार्ट कोडोन से थोड़ा सा पहले होती है और ये प्यूरिन रिच रीजन होता है। प्यूरिन रिच रीजन का मतलब है इस भाग में प्यूरिन्स ज़्यादा होते हैं। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन की संख्या अपेक्षाकृत इस सीक्वेंस में ज़्यादा होती है और ये राइबोसोम्स की जो स्मॉलर सब यूनिट है उससे जुड़ता है। यहाँ पे जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे इसको मिलता है। शाइने-डेल्गार्नो सीक्वेंस के 5 प्राइम सिरे के ऊपर कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन है जो ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता, उसे 5 प्राइम UTR या 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन कहा जाता है। इसी प्रकार से ऐसा ही कुछ सिरा जो है वो 3 प्राइम सिरे की तरफ होता है जो ये भी ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता है, इसे हम 3 प्राइम UTR या 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक mRNA की संरचना है। यूकैरियोटिक mRNA में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी अनुलेखन और अनुवादन साथ साथ नहीं होते हैं। पहले DNA का प्रतिकृतिकरण होता है, इसके फलस्वरूप DNA बनता है, DNA से अनुलेखन के फलस्वरूप RNA बनता है। प्रतिकृतिकरण और अनुलेखन दोनों ही केंद्रक के अंदर होते हैं। अनुलेखन के पश्चात पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या पश्च अनुलेखन रूपांतरण होता है। इसके दौरान RNA की प्रोसेसिंग होती है, RNA का रूपांतरण होता है। जो बन के आया है तुरंत, जो ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात जो तुरंत RNA बन के आया है उसको हम सीधे ही mRNA नहीं कहते हैं, वो विषमांगी mRNA है, यानी हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA HNRNA कहा जाता है उसे, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA या विषमांगी RNA।
इस आरएनए में बहुत सारा मॉडिफिकेशन होगा, बहुत सारा रूपांतरण होगा, जिसके फलस्वरूप एक मैच्योर और फंक्शनल कार्यशील एमआरएनए बनेगा, जो अपेक्षाकृत ज़्यादा स्टेबल भी होगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस उसमें आएंगे। सबसे पहले तो जो विषमांगी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनकर आया है, उसके 5 प्राइम सिरे की ओर एक कैप जुड़ती है। ये कैप 7 मिथाइल ग्वानोसिन की बनी होती है। 7 मिथाइल ग्वानोसिन इसकी कैप जुड़ती है, इससे ये थोड़ा स्थायी ज़्यादा हो जाता है। इसके पश्चात दूसरी प्रक्रिया होती है कि इसका जो 3 प्राइम सिरा है उसको भी सुरक्षित करना ज़रूरी है। उसको सुरक्षित करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे एडिनोसिन जो हैं वो आकर के जुड़ते हैं। एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो आकर के जुड़ जाता है, बहुत सारे एडिनोसिन्स, जिसको हम पॉली ए टेल कहते हैं। तो कैपिंग 5 प्राइम सिरे की तरफ होगी, पॉली ए टेल जो है वो 3 प्राइम सिरे की तरफ होगी। इसके पश्चात एक मुख्य प्रक्रिया होती है जिसे हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये जो विषमांगीय न्यूक्लियर आरएनए बन के आया है, इसमें बहुत सारा भाग ऐसा है जो कि किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, कोई ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता है। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होती हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान इन इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस को निकाल दिया जाता है। जो कोडिंग करने वाली सीक्वेंसेस हैं उनको एक्सॉन्स कहते हैं, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं या इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होती हैं उनको इंट्रॉन्स कहते हैं। कोडिंग सीक्वेंसेस वास्तव में प्रोटीन्स को कोड करेंगी, कोई ना कोई अमीनो एसिड को कोड करेंगी। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस किसी अमीनो एसिड को कोडित नहीं करती है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान ये बीच बीच में उपस्थित जो इंट्रॉन्स हैं इनको निकाल दिया जाता है, और जो एक्सॉन्स हैं, जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, उनको वापस से जोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो हमारा फंक्शनल एमआरएनए है वो बनकर आता है। वो मैच्योर आरएनए है, जिसे हम वास्तव में एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये सारी जो रूपांतरण है ये सभी कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। तो इसमें मॉडिफिकेशन में क्या क्या होता है? 5 प्राइम कैपिंग, एडिशन ऑफ ए पॉली ए टेल एट द 3 प्राइम एंड, और रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। ये देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 5 प्राइम सिरा है, फिर 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये भी ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेगा, लेकिन ये रीजन होना ज़रूरी है। फिर कोडिंग सीक्वेंसेस है जो वास्तव में किसी प्रोटीन को कोड करेगा। फिर 3 प्राइम सिरे पर भी कुछ ऐसा भाग होता है जो कोई ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता, लेकिन इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट, जिसे हम 3 प्राइम UTR कहते हैं। और इस 3 प्राइम सिरे के आगे ए एडिनोसिन यानी बहुत सारी एडिनोसिन्स ए यानी पॉली ए टेल आकर के जुड़ जाती है। ये पॉली ए टेल 30 न्यूक्लियोटाइड से लेकर के 250 न्यूक्लियोटाइड्स लंबी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये बेस है, बेस के पास में राइबोज शर्करा है। राइबोज शर्करा के तीसरे कार्बन पर आगे आने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, जिससे एमआरएनए की लंबाई बढ़ती जाती है। फिर 5वें नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़े हुए हैं, और फॉस्फेट समूह से आगे ग्वानोसिन जुड़ा है, और ग्वानोसिन के 7वें नंबर के नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको हम 7 मिथाइल ग्वानोसिन कहते हैं। 7 मिथाइल ग्वानोसिन, इसमें ये जो ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड है, ये ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड का 7वें नंबर का जो नाइट्रोजन है उस पर मिथाइल ग्रुप जुड़े होने के कारण इसको हम कहते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन। और यह है एमआरएनए के 5 प्राइम सिरे के फॉस्फेट्स जो हैं उनसे आकर के जुड़ जाता है और इसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। यह प्रक्रिया 5 प्राइम कैपिंग कहलाती है। और एमआरएनए के जो 3 प्राइम सिरा है वहाँ पे बहुत सारे एडिनोसिन्स आकर के जुड़ जाते हैं, जिसे पॉली ए टेल कहते हैं। इंट्रॉन्स निकल जाते हैं और बचे हुए जो एक्सॉन्स हैं वो परस्पर जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा एक फंक्शनल एमआरएनए तैयार हो जाता है, जो कि केंद्रक से निकल करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स की छोटी और बड़ी जो इकाइयाँ अलग अलग हैं वो आपस में पास में आकर के जुड़ जाती है। एमआरएनए उनके चैनल्स के बीच में फिट हो जाता है, और राइबोसोम्स के जो पॉकेट्स हैं, जैसे कि कुछ साइट्स होती हैं जिन्हें ए साइट्स, पी साइट्स, ई साइट्स कहते हैं, वहाँ पे ए साइट्स एक्सेप्टर साइट्स पर टीआरएनए आकर के जुड़ जाते हैं। यानी तीनों प्रकार के आरएनए साइटोप्लाज्म में आकर के संगठित होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण या ट्रांसलेशन का निर्माण करते हैं। हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को फर्दर आगे अन्य वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।